ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो गुजरात के भरूच शहर से आई है। और इन तस्वीरों में आपको जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ ना तो रेलवे स्टेशन की भीड़ है, ना किसी बाजार की है, ना किसी एयरपोर्ट की है, और ना ही यहां किसी धर्मगुरु का कोई सत्संग चल रहा है। ये भीड़ उन हजारों युवाओं की है जिन्हें किसी भी तरह से एक नौकरी चाहिए, और ये नौकरी भी सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट नौकरी है। ये भीड़ गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसे पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवारों की तलाश थी। लेकिन जिस होटल में इन नौकरियों के लिए इंटरव्यू चल रहे थे वहां एक साथ हजारों युवा पहुंच गए, और स्थिति यह हो गई कि इन युवाओं ने इस नौकरी की रेस को जीतने के लिए न सिर्फ एक दूसरे के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की, बल्कि इस होटल की रेलिंग को भी तोड़ दिया। और ये तस्वीरें भी ऐसे दिन आई हैं जब दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस मना रही है और पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जरा सोचिए, जिस प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए ये इंटरव्यू चल रहे थे वो नौकरी बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा और केमिकल की पढ़ाई करने वाले उन उम्मीदवारों के लिए थी जिनके पास कम से कम 3 वर्षों और अधिकतम 10 वर्षों का अनुभव है। लेकिन इसके बावजूद इन नौकरियों के लिए हजारों पढ़े लिखे युवा इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होती नौकरियां और संसाधन कितना गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यूज जो चल रहे थे, अब आप देख लीजिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अब हमारा अपना देश भारत बन चुका है। आपके परिवार के बारे में है, और आपके परिवार के लिए जो संसाधन लगातार सीमित होते जा रहे हैं, मौके जो लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जगह जो लगातार सीमित होती जा रही है, आपके घर लगातार छोटे होते जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस छोटा होता जा रहा है, ये उसके बारे में है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन है ही नहीं। और यही वजह है कि आज हमारे देश में हर जगह आपको लंबी लाइन दिखाई देगी, और ये लाइन आपके जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहले आपको तारीख लेनी पड़ती है, यानी पैदा होने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। इस तारीख के लिए कई दिनों तक आपको लाइन में लगना पड़ता है। जन्म के बाद स्कूल में दाखिले के लिए लाइन लगती है, इसके बाद कॉलेज में दाखिले की लाइन होती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, और इसके अलावा राशन कार्ड की लाइन लगती है, आधार कार्ड की लाइन लगती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन में लगना पड़ता है, रेलवे की टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यानी हमारे देश में जो भी लोग हैं, 142 करोड़ लोग, उनके जीवन में लाइन ही लाइन है, और उन्हें बार बार यही कहा जाता है, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। तो एक ऐसे बॉर्डर के बारे में बताएंगे जिसे अब तक आपने शायद भुला दिया होगा, आपको याद भी नहीं होगा। इस बॉर्डर का नाम है शंभू बॉर्डर, जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, और यह वही बॉर्डर है जिसे आज से 5 महीने पहले किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन के कारण हरियाणा पुलिस ने बंद कर दिया था। आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किया था और दिल्ली कूच का नारा दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। और उस समय इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इस बॉर्डर के बंद होने से पंजाब और हरियाणा के 55 लाख आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके कारण दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे इस क्षेत्र में पूरी तरह से ठप, सील्ड या बंद हो गया था। ये हम फरवरी 2024 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह असल में भारत का एक हाईवे है। आपको लगता होगा ये एक बड़ा मैदान है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक छोटा सा गांव बसा दिया है, लेकिन ये हाईवे है जो 5 महीने से बंद है।
लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इस बॉर्डर को भुला दिया। लोगों को यह बात याद ही नहीं रही कि अब यह हाईवे समाप्त हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल 5 महीने से कोई नहीं कर रहा। और आपने भी शायद उसके बाद कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की होगी कि इस बॉर्डर का बाद में हुआ क्या, और इस बॉर्डर को बाद में खोला गया या नहीं खोला गया। लोग इसे भूल चुके हैं और लोगों ने इस कड़वी सच्चाई को आखिरकार हार कर स्वीकार कर लिया कि अब यह सड़क हमारे लिए नहीं है, अब हम इसका कभी इस्तेमाल ना करेंगे ना कर पाएंगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बॉर्डर 5 महीने के बाद आज भी बंद पड़ा है और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले 1 हफ्ते के अंदर इस बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए हैं और यह भी कहा है कि किसी भी सड़क या बॉर्डर को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार को इस बॉर्डर को तुरंत खोलना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अक्सर आंदोलनों के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को घेर लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, और जब ये सड़कें बंद हो जाती हैं तो इस पर काफी बहस और हंगामा होता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सब कुछ सामान्य होता चला जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में द न्यू नॉर्मल कहते हैं। लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों और सरकारों द्वारा बंद की गई सड़कें किसी को परेशान नहीं करती और लोगों को भी इन बंद सड़कों की आदत पड़ जाती है और लोग कोई और सड़क ढूंढ लेते हैं, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां से पूरा घूमकर नया चक्कर लगाकर वो किसी तरह अपना काम चलाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब ये सड़क, ये हाईवे हमें कभी नहीं मिलेगा। और हमारे देश की आम जनता इसे अपनी बुरी किस्मत मानकर ऐसे ही संघर्ष करते रहते हैं हर रोज आने जाने के लिए, और ये बात सोचकर बेबस हो जाते हैं कि अब उन्हें ही किसी और सड़क से अपने काम पर जाना होगा, और इस तरह बड़े बड़े आंदोलन हमारे देश की उन सड़कों को निगल जाते हैं जो सड़कें इस देश के टैक्स पेयर्स यानी आम जनता के पैसे से आम जनता के लिए बनती हैं। वो स्थान दिखाएंगे जहां हाईवे बनने से पहले ही लोगों ने मुआवजे के लालच में उस जमीन पर, उस भूमि पर नकली मकान बना लिए ताकि जमीनों पर मकान बनने से उन्हें ज्यादा मुआवजा सरकार से मिल सके, और यह सब कुछ मुआवजा माफिया ने किया है। आपने माफिया तो देखे होंगे, शराब माफिया सुना होगा, ड्रग माफिया सुना होगा, भू माफिया सुना होगा, टैंकर माफिया सुना होगा, अपराधियों के माफियों के बारे में सुना होगा, लेकिन यह मुआवजा माफिया इस देश में बिल्कुल नया है। यह नया बिजनेस आइडिया है और यह बेईमानी के मुआवजे का एक नया बिजनेस मॉडल आप सबके सामने लेकर आया है। यह खबर मध्य प्रदेश से आई है जहां भारत सरकार ने एक नया नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा। इस नेशनल हाईवे में 70 किलोमीटर की 4 लेन सड़क मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बननी है और इस हाईवे को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे होने का मतलब यह है कि सिंगरौली के 33 गांवों में ऐसी सभी जमीनों को चिन्हित किया जा चुका है जिनका हाईवे बनाने के लिए अधिग्रहण होना है, और जब अधिग्रहण होता है तो सरकार एक सर्कल रेट के हिसाब से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देती है और यहीं से मुआवजा माफिया अपना काम शुरू करता है, और सिंगरौली में बिल्कुल यही हो रहा है। तस्वीरें आप देखते जाइएगा साथ साथ। सिंगरौली में जैसे ही मुआवजा माफिया को यह पता चला कि सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है, तो इस मुआवजा माफिया ने किसानों से संपर्क करके उन्हें यह बताना शुरू किया कि अगर वो अपनी खाली पड़ी जमीनों और खेतों पर कुछ छोटे मोटे नकली मकान बना लेंगे और ये बताएंगे कि हम यहां रहते हैं, तो उन्हें उनकी जमीनों का सरकार से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। और इसी के बाद सिंगरौली के 33 गांवों में जिस जगह से हाईवे को गुजरना था वहां ज्यादा मुआवजा पाने के लालच में 1 महीने के अंदर 2500 से ज्यादा मकान बन चुके हैं, और ये सारे मकान अंदर से खोखले हैं। इनमें 4 फीट की 4 दीवारी है, ऊपर से टिन का शेड डाला हुआ है, और ये मकान इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। ये रहने के लिए नहीं बने हैं, रहने के हिसाब से इनमें कोई बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं लगाया है, बहुत कमजोर मकान है, रहने के काबिल नहीं। ये दिखावटी मकान है, दिखाने के लिए कि सरकार को यह बताया जा सके कि हम यहां रहते हैं इसलिए हमें ज्यादा मुआवजा चाहिए। अब देखिए बिजनेस मॉडल क्या है। असल में जब जमीन खाली होती है तो उसको मुआवजा कम मिलता है, और जब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है या कोई मकान या भवन बन जाता है तो उस जमीन का मुआवजा 4 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 5 लाख रुपए है तो उस पर मकान बनने के बाद उसी जमीन का मुआवजा 4 गुना बढ़कर 20 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि सिंगरौली में
हाईवे बनने से पहले किसानों की जमीनों पर नकली मकान बन गए और इन मकानों को किसानों ने नहीं बल्कि मुआवजा माफिया ने बनाया है। मुआवजा माफिया लोगों से यह सांठगांठ करता है कि वो उनकी जमीन पर मकान बनाने का खर्च उठाएगा और जब उस मकान का मुआवजा तय होगा तो सरकारी अधिकारियों की भी जेब गर्म करेगा। रिश्वत देने का काम भी उन्हीं का है और इसके बाद जब उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा तो इसमें एक बड़ा हिस्सा ये माफिया ले जाएगा और एक हिस्सा जमीन का मालिक ले लेगा। यानी ये माफिया इन किसानों के पास आते हैं, उनकी जमीनों पर ये नकली घर बनाते हैं, इन मकानों का सर्वे करने वाले सरकारी अधिकारियों को घूस देते हैं ताकि वो कागजों में इन्हें मकान या भवन बनाकर दिखा सकें और मुआवजे की राशि को सरकारी अधिकारियों से बढ़वा लेते हैं। और जब बढ़ा हुआ मुआवजा आता है तो उसमें से घर वाले मुआवजे का 80% हिस्सा इस माफिया को जाता है और बाकी 20% मुआवजा और जमीन का पूरा मुआवजा किसानों को मिलता है। इस इलाके में प्रशासन भी है और इनमें से किसी को यह पता नहीं चला कि उसी इलाके में बड़ी संख्या में हजारों, लगभग 3000 मकान बन गए हैं जहां से यह हाईवे बनना है और उन्होंने इन सारे मकानों को बनने दिया और यह सब कुछ होने दिया। और आप यह भी सोचिए कि अगर हमें यह बात पता चली है, हमारे रिपोर्टर को यह बात पता चली है, आम जनता को यह बात वहां के पता है, तो क्या कलेक्टर को नहीं पता होगी, एसडीएम को नहीं पता होगी? और इसीलिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें भी यह बात हमसे पहले पता होनी चाहिए थी। और आज हम उन्हें भी ये कहना चाहेंगे कि ये जो नया गोरख धंधा है, जो नया बिजनेस मॉडल बन रहा है, उन्हें इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए और अगर उनके प्रशासन का कोई अधिकारी इन लोगों से मिला हुआ है तो उस पर सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। वो बस दिखाएंगे जो सालों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी और जब इस बस की दुर्घटना हुई तो इसमें 18 बेकसूर और शरीफ लोग मारे गए। यह सड़क दुर्घटना 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई थी, जहां एक डबल डेकर बस ने सड़क पर ओवरटेक करते समय एक टैंकर को टक्कर मार दी और इस सड़क दुर्घटना में इस बस में यात्रा कर रहे 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम बच्चा भी था। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भयंकर दुर्घटना यह हुई होगी। आज हमारी खबर यह नहीं है कि यह दुर्घटना हो गई, खबर यह है कि दुर्घटना कैसे हुई और आज भी हमारे देश में हजारों, लाखों लोग जो इस तरह की अवैध बसों में यात्रा कर रहे हैं, वो कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस डबल डेकर बस से यह सड़क दुर्घटना हुई, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 3 साल पहले 1 जनवरी 2021 को ही एक्सपायर हो चुका था। इस बस का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2023 को, यानी पिछले साल एक्सपायर हो चुका था। इसका इंश्योरेंस 13 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था। इसका परमिट 2 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था और इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट 15 अप्रैल 2024 को एक्सपायर हो चुका था। यानी इसके पास एक कागज नहीं था। इसके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना इंश्योरेंस है, ना परमिट है, ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट है। फिर भी ये बस लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस बस पर 80 ऑनलाइन चालान हो चुके थे और ये सारे चालान पेंडिंग हैं, यानी लंबित हैं। इस पर 80 चालान हुए जो कि इसने भरे ही नहीं। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह बस पिछले 3 वर्षों से सारे नियमों को तोड़कर, सारे नियमों को सड़क पर अपने नीचे रौंद कर हमारे सिस्टम को खराब कर रही थी। और जबकि जो चालान हुआ था, एक नहीं 80 चालान हुआ था और वो 80 चालान होने के बावजूद भी किसी ने इसे रोका नहीं और इन चालानों का भी इस बस के मालिक और ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ और इस बस ने आखिरकार 18 लोगों की जान ले ली। इसकी दुर्घटना हुई, 18 लोग मारे गए। इसलिए आज मैं ये खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें भी तभी पता चला जब 18 लोग मारे गए और ये दुर्घटना हो गई। अब सोचिए, इसके जैसी हजारों बसें हमारे देश में चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उस दिन पता चलेगा जब उन बसों की भी दुर्घटना, अगर भगवान ना करे, हो जाए और उसमें किसी की जान चली जाए, उसके बाद जांच होगी। अगर परिवहन विभाग, आरटीओ अधिकारी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और लोकल पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो यह बस 3 साल पहले ही जब्त कर ली जाती। लेकिन जिस बस का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक खत्म हो चुका था, उस बस को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी
बार बार मौके दिए जाते रहे और हमारा सिस्टम, प्रशासन, सरकार, पुलिस इस बस के मालिक को सिर्फ चालान भेजने की खानापूर्ति करता रहा, जिसके कारण उन्नाव में 18 लोगों की जान इस बस ने ले ली। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बस जोधपुर में जिस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस एजेंसी की 39 में से 35 बसें ऐसी ही हैं जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और परमिट सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह बस आज भी, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, अब भी ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और इनमें हर रोज हजारों यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं। और बाद में जब इन बसों के कारण लोगों की जान चली जाती है तो कहा जाता है कि ये लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, इनकी मौत आई थी, किस्मत में यही लिखा था, क्या कर सकते हैं। जबकि हकीकत में यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि यह हत्या है और उन्नाव की इस घटना में भी यही हुआ है। इस घटना में न सिर्फ बस अवैध थी बल्कि बस को चलाने वाले दोनों ड्राइवर भी लापरवाह थे, जो समय से पहले दिल्ली पहुंचने के चक्कर में और दिल्ली से बिहार में सवारियों का एक और चक्कर लगाने के लिए ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। यात्रियों ने बताया कि पूरी रात उस ड्राइवर ने ऐसे ही गाड़ी ओवर स्पीडिंग की और लापरवाही से गाड़ी चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दुर्घटना हुई और जहां से यह बस दिल्ली आ रही थी, उस एक्सप्रेस वे पर बहुत सारे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी दिन भर निगरानी होती है। कहीं भी इन कैमरों की मदद से इस बस को ओवर स्पीडिंग करने के लिए रोका नहीं गया। आपने कभी सोचा है कि कहीं बंदूक की गोलियां भी दूध, बिस्किट, अंडे, चिप्स या पैसे की तरह बिक सकती हैं, पैसे की तरह एटीएम से निकल सकती हैं? लेकिन अमेरिका में आजकल ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका में ऐसे एटीएम खुल गए हैं जिनसे लोग किसी भी समय बंदूक के कारतूस निकाल सकते हैं। यहां से पैसा नहीं निकलता एटीएम से, बंदूक के कारतूस निकलते हैं। और ये एटीएम यानी वेंडिंग मशीन्स अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर्स में लगा दी गई हैं। अमेरिका में 21 साल से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति अब बंदूक की गोलियां खरीद सकता है और यह सुविधा वहां अब 24 घंटे उपलब्ध है और इसके लिए किसी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। और ये मशीनें अमेरिका की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने लगाई है जिसका नाम है अमेरिकन राउंड्स। और इन मशीनों को लगाने का मकसद है अमेरिका में गोलियों की बिक्री को और ज्यादा बढ़ाना, कारतूस की बिक्री को बढ़ाना। और सोचिए, ये खाने वाली नहीं, मारने वाली गोलियां हैं, जो गोलियां लोगों की जान लेती हैं। लेकिन इन गोलियों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेरिका में अब ये एटीएम टाइप मशीनें लगा दी गई। इन मशीनों से जो लोग कारतूस निकालेंगे उनकी उम्र को वेरीफाई करने के लिए इसमें एज वेरीफाइंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करना होगा और उसके बाद लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक इन मशीनों से कारतूस मिलने शुरू हो जाते हैं। और इन मशीनों से शॉटगन, हैंडगन और यहां तक कि राइफल की बुलेट्स भी खरीदी जा सकती हैं। अमेरिका में कारतूस के एटीएम ऐसे समय में खुल रहे हैं जब वहां हर दिन औसतन 100 लोग मास शूटिंग की घटनाओं में मारे जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 4 देश ही ऐसे हैं जहां के नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। आज जिस तरह आप भारत में किसी खिलौने की दुकान पर जाकर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाकर आप अंडा खरीद सकते हैं, ब्रेड खरीद सकते हैं, मक्खन खरीद सकते हैं, उतनी ही आसानी से अमेरिका में दुकानों पर यह बंदूक मिल जाती है।